Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Functions of Secondary Market. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकेंडरी मार्केट के टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी मार्केट के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो फ्री बेसिस पर अपने स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं उसकी, यानी कि प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जिस पर्टिकुलर मार्केट के बेसिस पर ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है इन्वेस्टर्स को, जिसमें जो इश्यूअर कंपनी होती है उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इसको हम सेकेंडरी मार्केट का नाम देते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया था। अब इसमें हम पहले फंक्शन की बात करते हैं, सेकेंडरी मार्केट का पहला फंक्शन क्या रहता है। द फर्स्ट फंक्शन इज A stock exchange provides a platform to investors to enter into a trading transaction of bonds, shares, debentures and such other financial instruments. यानी कि जब हम सेकेंडरी मार्केट के पहले फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें ये क्या करती है, ये स्टॉक एक्सचेंज की फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए जिसमें जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टॉक में प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के बेसिस पर वो ट्रांजेक्शन्स को फोकस कर सकते हैं। दे कैन हैव दिस ट्रांजेक्शन ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड सच अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि ये अपने बॉन्ड्स को, शेयर्स को, डिवेंचर्स को या जो भी इनके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है सेकेंडरी मार्केट के रेफरेंस में, उनमें ये प्रॉपर ट्रेडिंग को फॉलो कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग सेकेंडरी मार्केट इन्हें एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। Second function is transactions can be entered into at any time and the market allows for active trading so that there can be immediate purchase or selling with little variation in price among different transactions. इसके साथ साथ there is quantity in trading which increases the liquidity of assets that are traded in this market. आपको अगर ट्रांजेक्शन को फोकस करना है तो किसी भी टाइम आप अपने ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ा सकते हो। इसके लिए मार्केट आपको एक्टिव ट्रेडिंग की प्रॉपर परमिशन प्रोवाइड कर सकता है, बल्कि प्रॉपर परमिशन प्रोवाइड करता ही है। जिससे होता क्या है कि आप अपने शेयर्स को इमीडिएट बेसिस पर सेल कर सकते हो या किसी भी दूसरे शेयर को आप इमीडिएट बेसिस पर परचेज कर सकते हो। और इसमें जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यानी कि अगर आप अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की बात करोगे, अलग अलग पर्सन्स के बेसिस पर ट्रांजेक्शन को फोकस करोगे तो इनमें वेरिएशन बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एक एक्टिव ट्रेडिंग होती है और बहुत ही कम टाइम में ये ट्रेडिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। और ट्रेडिंग क्या होती है, ये कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ट्रेडिंग फाइनल कर ली या एक बार आपने ट्रेडिंग कंप्लीट कर ली वो फाइनल ट्रेडिंग हो गई। नो, ये ट्रेडिंग लगातार चलती रहती है, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें। इस तरह से ये जो ट्रेडिंग है वो कंटिन्यूस रहती है और इसकी क्वांटिटी की वजह से ये लिक्विडिटी को लगातार इंक्रीज करती है। जो असेट्स की लिक्विडिटी है वो लगातार इंक्रीज होती रहती है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट। ये इसका एक सबसे बड़ा फीचर रहता है। ठीक है, थर्ड फीचर है इसके अंदर, इन्वेस्टर्स फाइंड अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म सच एज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज टू लिक्विडेट द होल्डिंग्स. The securities that they hold can be sold in various stock exchanges. सबसे खास बात क्या होती है कि इन्वेस्टर्स को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाता है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज होता है जो होल्डिंग्स को लिक्विडेट करता है या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है ये। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर, दे आर हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज जिन पर फ्रीली बेसिस पर ट्रेडिंग को फाइनलाइज किया सकता है। यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल और रिलायबिलिटी हाई लेवल पर होती है जब आप इन्वेस्टमेंट को फोकस करते हो। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज इनके पास अवेलेबल होती हैं जिसके रिगार्डिंग ये ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टर्स, इनको डिफरेंट टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस में सेल किया जा सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेकेंडरी मार्केट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ डिटरमाइनिंग द pricing of assets in a transaction consistent with the demand and supply. The information about transactions price is within the public domain that enables investors to decide accordingly.
यानी कि जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो एक तरीके से ये क्या करता है, ये ट्रांजैक्शन में जो असेट्स इन्वॉल्व होती हैं उनके प्राइसिंग को डिटरमाइन करने का एक प्रॉपर मीडियम भी बन जाता है। जिन असेट्स के रिगार्डिंग हम ट्रांजैक्शन को फोकस कर रहे हैं उनके प्रॉपर प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट को एक मीडियम के तौर पर यूज़ करते हैं। और इन असेट्स की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर इनके प्रॉपर प्राइजेस को डिटरमाइन किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस प्राइस के बारे में अवेलेबल होती है, इट इज़ विद इन द पब्लिक डोमेन। ये पब्लिक डोमेन के बेसिस पर फोकस की जाती है और इसके हेल्प से जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें किन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाना है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, जो सेकेंडरी मार्केट है यहाँ डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसके बेसिस पर इन्वेस्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें किन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज या किन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। The next function of secondary market is that secondary market is indicative of our nation's economy as well and also serve as a link between savings and investment। यानी कि जब मैं प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का एक इंडिकेटर होता है। यानी कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर आपको जज करना हो तो आप उसके स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको जज कर सकते हो। तो एक तरीके का ये इंडिकेटर का काम करता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ साथ ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए एक लिंक का भी काम करता है, क्योंकि इन्वेस्टर से करते हैं अपनी पर्टिकुलर अमाउंट में से कुछ अमाउंट को सेव करते हैं और उसको स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में ये इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। तो एक तरीके से ये लिंक का काम करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ सिक्योरिटीज़। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी टोटल रेवेन्यू में से कुछ अमाउंट को सेव करते हैं और उसको मोबिलाइज करते हुए सिक्योरिटीज़ के मीडियम से सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हैं फंक्शंस रिगार्डिंग द सेकेंडरी मार्केट। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सेकेंडरी मार्केट के कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ सेकेंडरी मार्केट को प्राइमरली हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप इज नोन एज द स्टॉक एक्सचेंजेस, वेरी पॉपुलर मार्केट इज देयर, एंड सेकेंड वन इज नोन एज द ओवर द काउंटर मार्केट्स। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंजेस आर सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स वेयर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग टेक प्लेस वाया एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस एक तरीके के सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग फोकस की जाती है इसके लिए प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन को फॉलो करना जरूरी है। उसी के बाद इन्वेस्टमेंट को फोकस किया जा सकता है। इसी वजह से इसको हम सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का नाम देते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है इन सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है। जैसे आप जनरल मार्केट में गुड्स को परचेस करते हो, सेल करते हो, ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग को फोकस किया जाता है, सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल किया जाता है, जहां बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर वो अपनी सिक्योरिटीज़ के रिलेशन में ट्रेडिंग को फाइनलाइज करते हैं। जैसे आपने डिफरेंट टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस सुने होंगे। एक होता है इसके अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम NSE के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो मोस्ट फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इन इंडिया, NSE और BSE के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी इन्वेस्टर अगर सिक्योरिटीज़ को परचेस करना चाहता है तो उसको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना होता है, और इस अकाउंट के बेसिस पर जो इन्वेस्टर अपने शेयर को सेल करना चाहता है, आपको परचेस करना है उसे, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर प्राइस जो मार्केट में डिसाइडेड है उस पर डीलिंग फाइनल होती है और आप उस प्राइस पर परचेस कर लेते हो, और जो सेलर है उस सिक्योरिटी का वो आपको उस प्राइस पर सेल कर देता है। इस तरह से ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस में फाइनलाइज होती रहती है। लेकिन जब हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, देन ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस इन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग। यानी कि यहाँ एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं
और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रांजैक्शंस को फोकस किया जाता है, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग की जाती है। आउट ऑफ दीज रूल्स कोई भी नहीं जाता और ना ही सिक्योरिटीज़ में इन रूल्स के बाहर जाते हुए ट्रेडिंग को फोकस किया जाता है। A stock exchange itself acts as a guarantor and the counterparty risk is almost non-existence। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप स्टॉक एक्सचेंज के बेसिस पर ट्रेडिंग करते हो या अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक एक्सचेंज खुद में ही एक गारंटर की तरह एक्ट करता है और जो आपका काउंटर पार्टी रिस्क है वो लगभग जीरो हो जाता है, यानी कि आपके पैसे के डूबने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इस टाइप की सेफ्टी होती है, इट इज ऑब्टेन्ड वाया अ हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बीइंग लेविड ऑन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कमीशंस एंड एक्सचेंज फीस। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है वो ऐसी ही नहीं है। इसके लिए जब आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट को फोकस करते हो और जो भी ट्रेडिंग फोकस करते हो उसके लिए आपको प्रॉपर कमीशन और एक्सचेंज फीस भी पे करनी होती है। इसी वजह से यहाँ जो काउंटर पार्टी रिस्क होता है वो ऑलमोस्ट निल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग की जाती हैं वो ब्रोकर के मीडियम से की जाती हैं। आप ब्रोकर से कांटेक्ट करते हो और उससे आप सिक्योरिटीज़ को अगर परचेस करना है तो परचेस करते हो और सेल करना होता है तो सेल करते हो, और जो भी कमीशन बनता है उसका इन ट्रेडिंग पर, चाहे परचेज की बात करें चाहे सेल की बात करें, वो कमीशन आपको उस ब्रोकर को पे करना होता है इस तरीके से। और ये ब्रोकर्स जो होते हैं ये भी रजिस्टर्ड होते हैं, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन्स ब्रोकर नहीं कराएंगे, ये ब्रोकर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज द ओवर द काउंटर मार्केट, या हम इसको OTC मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ओवर द काउंटर मार्केट्स आर डिसेंट्रलाइज्ड कंप्राइजिंग पार्टिसिपेंट्स एंगेजिंग इन ट्रेडिंग अमंग देमसेल्फ। ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट होता है जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं और खुद में ही ट्रेडिंग फोकस करते रहते हैं। यानी कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, और ये क्या करते हैं खुद में ही ट्रेडिंग को फोकस करते रहते हैं। तो एक तरीके का ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट होता है जिसे हम ओवर द काउंटर मार्केट का नाम देते हैं। दिस OTC मार्केट रिटेन हायर काउंटर पार्टी रिस्क in the absence of regulatory oversights with the parties directly dealing with each other। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस टाइप के मार्केट में किसी भी टाइप का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल नहीं होते हैं, कोई भी रेगुलेशंस यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की एब्सेंस की वजह से यहाँ जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो हाईएस्ट लेवल पर होता है, क्योंकि यहाँ जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली डीलिंग फोकस करती हैं। यहाँ कोई भी ब्रोकर या एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, डायरेक्टली पार्टीज एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं और ट्रेडिंग को फाइनलाइज करती हैं। इसी वजह से इसको हम ओवर द काउंटर मार्केट का नाम देते हैं। एक बहुत इसका अच्छा एग्जांपल है, दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स, जिसे हम ओवर द काउंटर मार्केट के नाम से जानते हैं। ओवर द काउंटर मार्केट में खास बात क्या होती है, देयर एग्जिस्ट ट्रेमेंडस कॉम्पिटिशन इन एक्वायरिंग हायर वॉल्यूम। हायर वॉल्यूम को एक्वायर करने के लिए यहाँ बहुत एक हाई लेवल पर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, और इसी फैक्टर की वजह से जो सिक्योरिटी प्राइजेस होते हैं एक सेलर के और दूसरे सेलर के, उनमें आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। जबकि जब मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूँ तो वहाँ आपको ये डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर रेगुलेटरी ओवरसाइट अवेलेबल होती है और इसके साथ साथ डीलिंग पार्टीज़ के बीच में डायरेक्टली नहीं होती है। लेकिन ओवर द काउंटर मार्केट में ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन को किस तरीके से फोकस किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन हर टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है, और इसके हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन की वजह से जो कॉस्ट होती हैं वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाती हैं, कम होती हैं। ठीक है, हम यहाँ सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में सेकेंडरी मार्केट के एक एग्जाम्पल को डिस्कशन करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर्स एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज विद अदर इन्वेस्टर। यानी कि अगर एक इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे इन्वेस्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा।
उसे इश्यूअर से कांटेक्ट नहीं करना है, यानी कि जिसने सिक्योरिटीज को इश्यू कर रहा है उससे कांटेक्ट नहीं करना है इन्वेस्टर को, बल्कि उस पर्टिकुलर पर्सन से, इन्वेस्टर से कांटेक्ट करना है जो उन सिक्योरिटीज को सेल करना चाहता है। सपोज करिए कि एक इन्वेस्टर है जो लार्जन एंड टर्बो के स्टॉक को परचेज करना चाहता है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे दूसरे इन्वेस्टर से इसे परचेज करना पड़ेगा जिसके पास लार्जन एंड टर्बो के स्टॉक्स अवेलेबल होंगे। ये डायरेक्टली एल&टी के पास नहीं जाएगा उसके शेयर्स को परचेज करने के लिए, उसके स्टॉक्स को परचेज करने के लिए, बल्कि उस इन्वेस्टर के पास जाएगा, उससे कांटेक्ट करेगा जिसके पास एल&टी के शेयर्स अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब इस टाइप के ट्रांजैक्शन में जो कंपनी है उसका किसी भी तरीके से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टर्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर ट्रेडिंग को फाइनलाइज किया जाता है इन द सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन। ओके, थैंक यू।